अब हम पढ़ने जा रहे हैं अटेंशन। ठीक है, हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो अटेंशन। तो अटेंशन आप लोग सबसे पहले जनरली क्या समझते हैं अटेंशन से, वो बताइए। आप लोग क्या समझते हैं जनरल मीन में अटेंशन मतलब? जनरली आप जो आगे एक सुन चीज गया। पे एक एक ही चीज पे ध्यान देना है, यानी जो चल रहा है उस पे ध्यान देना। अभी क्लास चल रहा है तो क्लास पे ध्यान देना। ठीक है। तो क्लास पे आप ध्यान दे रही, साथ साथ में आपका इधर साउंड डाउन भी आ रहा होगा, जैसे मेरा इधर ट्रेन का आता है कुछ का, तो अटेंशन क्या, वो उस पर भी ध्यान देते हैं हम। ध्यान तो मतलब उधर भी चला जाता है, अगर आपको कोई बुला लिया आपका ध्यान वहां भी चला गया, फिर अटेंशन क्या हुआ? अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना इज कॉल्ड अटेंशन। नहीं, देखिए बताती हूँ मैं। अटेंशन क्या होता है, इज अ फोकस ऑन कॉन्शियसनेस और अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास में ध्यान देना इज अ काइंड ऑफ कि हम अपने माइंड को परसिवरेंस पूरी एक्टिविटी लर्निंग पे हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लर्निंग प्लस अटेंशन। लेकिन हमारे पास अगर बगल में कोई आ जाए, शोर हो रहा है, तो हमारा ध्यान वहां चला जाएगा। तो अटेंशन, बिल्कुल सही कहा पूनम जी ने, और आपने भी सही कहा कि अटेंशन जो है, उन्होंने बोला कि हम क्लास पे अटेंशन दे रहे, तो उनका पूरा ध्यान कहाँ होगा? फिर मोबाइल की साइड पर होगा कि हाँ ये लिखा हुआ है, ये पूरा अटेंशन उनका एक पर्टिकुलर टाइम पे है। लेकिन अटेंशन अभी बाहर साउंड जाएगा तो उनका अटेंशन वहां चल जाएगा। तो अटेंशन क्या होता है, ये चेंजेबल होता है, एक जगह से रहकर दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में किस चीज को ले, तो उसको हम सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। ठीक है, देखिए अटेंशन बोला है, अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट पर करना ही। अगर यहाँ पर आपके पास पांच चीजें हैं, ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ काम करते करते, ठीक है, तो कोई खाना ही बना रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो फोकस और टेंशन नहीं है, उनका कॉन्शियसनेस एक जगह पे नहीं है, तो कुछ चीजें छूट भी जाती हैं। लेकिन अगर हम पूरा ध्यान एक जगह पे लगाएंगे, अटेंशन रखेंगे, तो हमें दोबारा वो चीज पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बहुत से लोग क्लास में होते हैं, सोचते होंगे अरे अभी सुन लेते हैं, फिर एक बार वीडियो देख लेंगे, फिर एक बार लिख लेंगे, तो 3 बार तो हो जाएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। लेकिन हमारा ब्रेन इतना अच्छा होता है, अगर हम कोई भी चीज को एक बार में ही पढ़ने की कोशिश करें। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो क्लास पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऑनलाइन तो चलिए बहुत सारे काम होते हैं, ऑफलाइन क्लास की बात करें तो कुछ बच्चे आप देखते होंगे, वो क्लास बस में अटेंटिव रहते हैं और कभी पढ़ाई नहीं करते, फिर एग्जाम में उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं, तो उनके दोस्त कहते हैं यार मैंने तो तुझे पढ़ाई करते नहीं देखा, फिर तेरे मार्क्स इतने अच्छे कैसे आ गए? तो जब उनको अटेंशन देनी थी, फोकस अटेंशन क्लास में, तो उन्होंने फोकस अटेंशन दी। ठीक है, तो यही बोला गया है कि किसी फोकस ऑन अ कॉन्शियस और अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे जो दिया जा रहा है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसमें क्या करते हैं हम, बाकी चीज का एक्सक्लूजन करते हैं, अदर ऑब्जेक्ट का एक्सक्लूजन करते हैं और आइडिया का। ठीक है, केवल एक चीज पे ही अटेंशन करते हैं। ठीक है, फिर फिर ये पूछते हैं, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। ठीक है, बोलते हैं योर अटेंशन स्पैन इज नॉट वेरी लॉन्ग। ठीक है, होता है माई अटेंशन व्हाट, मतलब कि स्टूडेंट से बोल रहे हैं वो कि तुम अटेंशन कर रहे हो क्लास को, लेकिन तुम इधर उधर की बातों पर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तुम्हारा ध्यान इधर उधर है। और एक स्टूडेंट को पूरा टीचर के बिहेवियर बोलने का बात, उन्होंने ऐसे बोला था, अच्छा ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा, हाँ सर ने ऐसे एक्ट करके बताया था, सर ने ऐसे करके, तो वो चीजें ध्यान देती है हमें। नेक्स्ट स्लाइड पूजा जी। ओके, अब इसकी डेफिनेशन बताई गई है, अटेंशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच कंपेल्स द इंडिविजुअल टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। ठीक है, किसी एक स्टिमुलस को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपने किसी भी स्टिमुलाई को या फिर स्टिमुलस को सिलेक्ट करते हैं। एटीट्यूड आउट द मल्टीपल स्टिमुलाई ऑफ द इन्वायरमेंट, हम ऐसा ही बहुत सारे स्टिमुलाई साथ करते हैं, हमको जिसमें इंटरेस्ट होता है हम उसी में अटेंशन देते हैं। तो ये बताया है अटेंशन इज अ कंसंट्रेशन। अटेंशन को आप क्या बोल सकते हैं, चलिए बताइए, योग की परिभाषा में आप क्या बोल सकते हैं, बताइए। ध्यान, एकाग्रता, अलर्ट अलर्ट हाँ, धारणा, ध्यान। धारणा बोल सकते हैं। ठीक है, किसी एक चीज पे हम कंटिन्यू रहते हैं, फिर जब अगर हमारा ध्यान कहीं, मतलब वो उसमें हम कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, तब हम उसको अटेंशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन हो गया हमारा ध्यान, अटेंशन हो गया हमारी धारणा। ठीक है, किसी एक चीज पर। तो अटेंशन इज अ कंसंट्रेशन ऑफ अ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है
किसी एक ऑब्जेक्ट पर रहता है रादर देन अपॉन अनदर, ठीक है, बाकी को छोड़ के किसी एक ऑब्जेक्ट पे रहता है, तो ये क्या हो गया, इज अ काइंड ऑफ ध्यान। अटेंशन इज अ काइंड ऑफ ध्यान हम बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज पे हमारा रहेगा। उसमें किसी, जैसे बोलते हैं ना तेल की धारा कंटिन्यू बहती रहती है, रुकती नहीं है, वैसे ही हमारा अटेंशन होना चाहिए किसी एक स्टिमुलाई के लिए। नेक्स्ट आती है नेक्स्ट डेफिनेशन और नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बताई हुई होगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन क्या है, ये क्या होती है, सिलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी होती है। आप देखिए, मान लीजिए आपका जेआरएफ का एग्जाम है, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके घर के बाहर जो है वो थोड़ा दूर पे 1 किलोमीटर दूर गणपति विसर्जन के लिए लोग जा रहे हैं, वहां बढ़िया बैंड बाजे बज रहे हैं, तो आपके पास दो चीज है, या तो आप मेरी बातों पे एकदम ध्यान दीजिए, या तो बाहर का गणपति वाला साउंड, मतलब बहुत दूर पे एकदम थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसको सिलेक्ट करेंगे, वो साउंड को सिलेक्ट करेंगे या फिर आप मेरे साउंड को सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस होती है। इट कंस्टेंटली शिफ्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू अनदर, ये चेंज होते रहती है। अभी आपका ध्यान मेरे आवाज में, फिर आपका ध्यान थोड़ा गणपति वाले में चल जाएगा, फिर आपका मन करेगा अरे एक काम करती हूँ रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट आता है आपका अटेंशन इज अ फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये तो बता दिया, वन टू अनदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अटेंशन इज द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस, ये एक स्टेट होती है जहां पर हम किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं और अलर्ट होते हैं, ठीक है। अटेंशन रिक्वायर्स सम मोटर एंड सेंसरी एडजस्टमेंट ऑन अ पार्ट ऑफ पर्सन बीइंग अटेंटिव, ये मोटर और सेंसरी एडजस्टमेंट होता है। जैसे आप स्कूल में थे तो आप पीटी करते थे, या फिर कुछ भी डांस करते हैं, या फिर कुछ भी एक्सरसाइज करते थे, तो वहां पर सर आपको कहते हैं अटेंशन, ऐसे बोलते हैं ना, या फिर आर्मी में आप कहीं भी जाए तो यही बोलते हैं अटेंशन, मतलब कि अब आप लोग जितनी भी चीजें हल्ला करें अपने आप को शांत कर लो, अपने सेंसरी मोटर एडजस्टमेंट कर लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। योग में हम बोलते हैं समस्थिति, ठीक है। समस्थिति इज अ काइंड ऑफ अटेंशन, कि हम अब अपने सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स को जो है एक तरीके से अटेंटिव कर रहे हैं कि हमें अब दूसरी एक्सरसाइज करनी, ठीक है। नेक्स्ट पेज। अब अटेंशन के दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें बताया गया है, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दो इसके टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप पूछे जाते हैं जनरली कि हाउ मेनी टाइप ऑफ अटेंशन इज देयर, तो दो टाइप है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। अब हम पढ़ेंगे वॉलेंट्री क्या होता है, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब होता है रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन, ये क्या होता है, कॉन्शियस एफर्ट होता है किसी भी पर्सन का किसी चीज के लिए, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, आंसरिंग इन द एग्जामिनेशन। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको एग्जाम दें, तो ये वॉलंटियर अटेंशन, आप चाहें तो दे सकते हैं, मैं आपसे पूछूं बताइए इनमें से कि अटेंशन के कितने टाइप होते हैं, तो कुछ लोग होंगे वो तुरंत आंसर देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनको आंसर देने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, खुद से देखेंगे कि मुझे देखना है नहीं देखना, मैं दूसरा काम करूं, तो ये हमारा वॉलंटियर होता है। इसके भी दो टाइप बताए गए हैं, इम्प्लीसिट, हाँ, इम्प्लीसिट वॉलेशनल अटेंशन और एक्सप्लिसिट वॉलेशनल अटेंशन, ठीक है, दो बताए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए पूजा जी। देखिए इम्प्लीसिट में क्या होता है, अ सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजिंग अटेंशन, इसमें केवल एक सिंगल एक्ट होता है जिसकी वजह से हम अटेंशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल बताया गया, अगर हमको इम्प्लीसिट मतलब हमको फोर्स किया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको कोई चीजें जो है हमें हार्म ना करे। इसमें बोला है होमवर्क गिवन बाय टीचर एंड द फियर ऑफ पनिशमेंट मेट अराउज अटेंशन इन स्टूडेंट टू कंप्लीट द गिवन आंसर। इसमें क्या है, हमको कहीं सर डांट ना दे, या फिर हमें होमवर्क मिला है हमें कुछ कह ना दे हमारे पेरेंट्स, इस चक्कर में जब हम अटेंशन करते हैं कंप्लीट अपने टास्क को करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लीसिट, ठीक है, कि किसी सिंगल एक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट लगा दीजिए। एक्सप्लिसिट में अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ विल, इसमें रिपीटेड होता है, उसमें क्या होता है सिंगल एक्ट, एक बार के हमें बस डांट ना पड़े इस चक्कर में। इसमें क्या होता है, वन हैज टू स्ट्रगल हार्ड फॉर कीपिंग वन सेल्फ अटेंटिव, इसमें हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को अटेंशन रखने के लिए। आप जैसे देख लीजिए हमारा नेट का एग्जाम मई में था, ठीक है, तो हम बड़ी अप्रैल में प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर बोला एग्जाम एक्सटेंड हो गया, अब हमारा अटेंशन तो लग रहा है ठीक है अब तो अक्टूबर में आराम से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, हमारा अटेंशन इधर चला गया। हमको बहुत हार्ड वर्क करते हैं जो लोग, वही 5 घंटे अभी तक कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, बहुत कम लोग होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमको रिपीटेड एक्ट करना पड़ता है अपने विल को पूरा करने के लिए, ठीक है।
इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग विल पावर, इसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, मोटिवेशन चाहिए कि हमारा अटेंशन फोकस्ड रहे, एक जगह हम पढ़ाई करें। एग्जाम्पल दिया ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी डेज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे देखिएगा मैक्सिमम लोग को भूख लगती है, बहुत नींद बहुत आती है, तो हम अटेंशन नहीं कर पाते चीजों पे, ठीक है, और सबसे ज्यादा आलस से जो हमारा एक व्यवधान है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका एक्सप्लेटिव वायलेशन है। तो याद रखिएगा इम्प्लीसिट एक बार आता है सिंगल एक्ट, और एक्सप्लिसिट जो होता है रिपीटेड एक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ठीक है, अब अभी तो हमने वॉलेंट्री एक्सप्लिसिट, इसमें बोला है दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज अराउज्ड विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट। ये क्या होता है, हम इसमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाते, वॉलेंट्री में हम लगाते हैं कॉन्शियस एफर्ट कि हमें करना है या नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ ब्राइट लाइट, अगर आपके सामने अचानक से लाइट आ जाए, आपका ध्यान नहीं, लेकिन लाइट आए तो आपकी आंख जल्द से बंद हो जाएगी, ठीक है। अचानक से आपके पास साउंड आ जाए तो आप अपना कान बंद कर लेंगे। अचानक से स्ट्रॉन्ग एडोस मतलब बहुत साउंड कुछ आया, पेन हुआ, तो आप क्या है अपना हाथ पैर दबाने लग जाएंगे। तो ये चीज क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, और हम इसमें इनवॉलेंट्री अटेंशन देते हैं, हम इसमें ध्यान नहीं देते कि हो रहा है कुछ नहीं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अटेंशन कैन बी अरेज्ड बाय इंस्टिंक्ट कॉल्ड इन्फोर्स्ड नॉन वॉलेशनल अटेंशन। ये क्या होता है, नॉन वॉलेशनल अटेंशन के अंतर्गत आता है। अटेंशन गिवन ड्यू टू परफॉर्म सेंटिमेंट्स टू पीपल ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स, इसमें क्या कहते हैं, परफॉर्म करते हैं सेंटिमेंट्स को, पीपल को, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स को, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड करिए, यहाँ तक अटेंशन है आपका। शायद हमारे सिलेबस में केवल डेफिनेशन और टाइप्स बस करना है, ठीक है, कुछ कुछ है जिसमें हमें पढ़ना है कि हाँ कौन कौन सा। चलिए अटेंशन का मैं आप लोगों को एक वो बता देती हूँ, लिखा नहीं है मैंने इस पर वर्क किया था अपने यूजी में, सॉरी पीजी में किया अपना वर्क। तो अटेंशन के लिए क्वेश्चनर होता है, ठीक है, वो आता है हमारा 6 लेटर सिलेक्टिव कैंसिलेशन टेस्ट, ठीक है, आप उसको देखिएगा जब जाएंगे, आपका भी टाइम मिले। 6 लेटर सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, उससे आप अपने अटेंशन को नाप सकते हैं कि कितना अटेंशन है किसी व्यक्ति का, ठीक है। उनमें 6 लेटर्स दिए जाते हैं आपको, 90 सेकेंड्स दिया होता है, 90 सेकेंड्स में उन लेटर्स को कट करना होता है, तो जो जितना ज्यादा कट पाएगा उसका अटेंशन। ओके, अब हम आते हैं मेमोरी पे, ठीक है। तो मेमोरी, और एक सेकंड नीचे स्लाइड कर जी, हाँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेमोरी, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। इसमें बताया गया साइकोलॉजी का विकिपीडिया के जनरल से एक डेफिनेशन है, मेमोरी इज एन ऑर्गेनिज्म मेंटल एबिलिटी, कि किसी भी इंसान की एक मेंटल एबिलिटी होती है किसी भी चीज को स्टोर करने की, रिटेन करने की और रिकॉल करने की। क्या, किसको, इंफॉर्मेशन को, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिली तो हम इसको स्टोर कैसे करते हैं, रिटेन कैसे करते हैं और रिकॉल कैसे करते हैं, इसको हमारी मेमोरी करती है, ठीक है। मेमोरी इज अ रिटेंशन ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल of and the ability to recall information, personal experience and procedure, ठीक है। इसके अंदर हमारी स्किल्स और हैबिट्स भी आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये बताया है स्कैटफिट डिक्शनरी ने। अब आता है स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ने क्या बोला है, मेमोरी इज द लेवल फॉर अ डाइवर्स सेट ऑफ कॉग्निटिव कैपेसिटीज by which human and perhaps other animals retain information and reconstruct past experience usually for present purpose। क्या क्या कहते हैं, अब पहले तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम बता दिया, लेकिन बताया है इन्होंने कि ये हम किसी भी ह्यूमन की या फिर किसी भी एनिमल की एक इंफॉर्मेशन रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। इसमें क्या होता है, हमें अभी जरूरत है तो हमारी पास्ट मेमोरी में जो चीजें हमने फीड की होगी या फिर पास्ट एक्सपीरियंस में प्रेजेंट पर्पस के लिए हम उसका यूज करते हैं। जैसे कि आप अभी सब टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, जैसे जेआरएफ का एग्जाम है हमारा, आप वशिष्ठ संहिता पढ़ रहे हैं, हठयोगी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जितने भी है पतंजलि सूत्र पढ़ रहे हैं, आप पढ़ अभी रहे हैं, लेकिन आपको जरूरत किस दिन है, 6 से लेके 17 के बीच जब एग्जाम होगा तब आपको उसकी जरूरत है। तो आपकी मेमोरी में आपने फीड कराया, अब मेमोरी से आप रिकॉल करोगे उस दिन कि हाँ यहाँ पर मैंने ये पढ़ा था, यहाँ पे ये पढ़ा था। तो प्रेजेंट पर्पस के लिए हमें जरूरत पड़ती है और हम पास्ट एक्सपीरियंस को लेके चलते हैं। तो इन सबको स्टोर करने का काम कौन करती है, हमारी मेमोरी करती है, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड। अब बताया इसके टाइप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसे बताया सेंसरी मेमोरी होती है जो हमारी लेस देन 1 सेकेंड होती है, तुरंत डाला तुरंत चली गई ऐसा, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो हमारी वर्किंग मेमोरी होती है, ये हमारे 1 मिनट तक रहती है, ठीक है, मोर देन 1 मिनट। फिर आता है लॉन्ग टर्म, ये हमारे लाइफ टाइम तक बनी रहती है। तो सेंसरी मेमोरी कब होती है, सेकेंड्स की होती है मैम, और शॉर्ट टर्म मिनट्स में होती है, जो कि हमारी वर्किंग मेमोरी है, तुरंत तुरंत अभी हम करें तुरंत। मैंने आपको जो पूछा कि बताइए मेमोरी की डेफिनेशन इंसाइक्लोपीडिया ने क्या बताई, तो आप तुरंत बता दिए वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है। अब आप इसी चीज को फिर से याद करोगे तो आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दोगे। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब मैंने आपको बताया जिसमें हमारे कॉन्शियसनेस रहती है, ठीक है, जिसमें हमारा कॉन्शियसनेस काम करता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब अनकॉन्शियसली कोई भी चीज चली गई। अब मैं यहाँ पर देख ले, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे उनको इतनी चीजें याद नहीं होगी, लेकिन जो तुरंत क्लास में है वो सुन भले नहीं सुन रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें उनके माइंड में इम्प्लिसिटली चली जाती हैं, ठीक है। मैं टाइप ही बताया कुछ भी तो दिमाग में चला गया, वो भले बगल में रखे। आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग होते हैं पढ़ाई करते करते सो जाते हैं, लेकिन बगल में चल रही होती है आपकी क्लासेस, और आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं फीड हो जाता है, एग्जाम के टाइम पे वो चीजें आपको याद आ जाती है। तो ये होता है आपका इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है। एक्सप्लिसिट का ही एक बताया है टाइप जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मतलब होता है कोई भी फैक्ट्स को या फिर इवेंट्स को याद रखने का काम करती है, ठीक है। तो आपको सही जोड़ी मिलाने पूछ लेगा, सिंपल। यहाँ पर मेमोरी के टाइप देंगे और ये क्या करती है, ये कौन सी मेमोरी, ऐसा। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है वो फैक्ट्स को और इवेंट्स को रखने का काम करती है। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, हमारे इवेंट्स जो हुए हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे काम करती है, ठीक है। और सेमेंटिक मेमोरी हमारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर काम करती है। अब आती है हमारी इम्प्लिसिट का टाइप, प्रोसीजरल, ठीक है। इस नीचे रहने दीजिए, हाँ। प्रोसीजरल में हमारी स्किल्स आती है। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, जिसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी, तो आप आंसर क्या देंगे, व्हाट विल बी योर आंसर, शॉर्ट टर्म बता। मेमोरी। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी का नाम होता है, ठीक है। इज वेयर मेमोरी इज रिकॉल्ड विदाउट प्रैक्टिसिंग समथिंग दैट हैपेंड रिसेंटली। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब क्या होता है, हमको बिना प्रैक्टिस के चीजों को रिकॉल करते हैं और जो रिसेंटली हो जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो डिपेंड होती है किस पे, ऑन द रीजन्स ऑफ फ्रंटल और पैराइटल लोब्स, ठीक है। ये हमारे फ्रंटल और पैराइटल लोब्स में शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है रिस्पॉन्सिबल या फिर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें ध्यान करने को बोला जाता है, इसीलिए कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी हो, आगे चक्र पर ध्यान करने को बोलते हैं, ठीक है। फ्रंटल लोब कहाँ पर होता है बताइए मुझे, एनीवन, फ्रंटल लोब, हेलो। हेड पे आगे। हाँ, और फ्रंटल पैराइटल लोब कितने होते हैं, नंबर ऑफ पैराइटल लोब्स, एनीवन, नंबर ऑफ पैराइटल लोब्स। आपके सब्जेक्ट में एनाटॉमी भी है ना। ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और पैराइटल। नहीं दीदी, मैं पूछे पैराइटल होते कितने, 6 होते हैं क्या? नहीं, आप लोग गलत बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ठीक है, ये सब मिला के फिर उसका आता है आपका इथेनॉल और एक्सटर्नल, टोटल 8 होते हैं। फ्रंटल आपका 1 होता है, पैराइटल लोब 2 होते हैं, ठीक है। 20 से आपका ब्रेन का अगर आप वो करें काटे तो आपका पैराइटल लोब 2 पाए जाते हैं, वैसे टेम्पोरल 2 होता है, ऑक्सीपिटल 1 होता है, ठीक है। तो पैराइटल लोब 2 होते हैं। इसमें बताया गया act as a kind of sketch pad for temporary recall of the information which is being processed at any point of in time and has been referred to as the brain post it note, ठीक है। इसमें क्या कहता है, द ब्रेन पोस्ट इट नोट मतलब कि कोई भी, ये किसके तरह काम करती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, स्केच कार्ड की तरह काम करती है। स्केच कार्ड को आप थोड़ा सा मतलब हटाए, आपको वो चीज दिखी, आपके ब्रेन में गई, फिर तुरंत वो मिट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पोस्ट इट नोट बना के रखता है, नोट की तरह होता है,
और उसी टाइम के लिए होता है, और ये आपकी वर्किंग मेमोरी होती है जो तुरंत काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए पूजा जी। अब आती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और लाइफ टाइम, लाइक फोन नंबर्स, नेम्स, एड्रेस फ्रॉम व्हेन वी वर किड्स। ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे कोई लोग दिल्ली में रहते हैं, कोई चंडीगढ़ में रहते हैं, कोई मुंबई में रहते हैं। ठीक है, और एक जैसे मैं यहाँ रहती हूँ, मध्य प्रदेश में रहती हूँ। तो दिल्ली वाले को आप बोलो कि मुंबई की सारी गलियों में घूम लो, तो वो घूम लेगा कि नहीं घूम पाएगा, बताओ? हाँ, और मुंबई वाले को बोलो कि आप मुंबई की सारी गलियों में घूम लो, तो वो घूम लेगा, है ना? तो वो बचपन से ही वहां पर रह रहा है, तो वो चीजें, वो एड्रेस, वो सब चीजें उसके दिमाग में फीड हो गई। अब दिल्ली वाले को आप 2 दिन के लिए छोड़ दो मुंबई में, तो भी वो चीजों को नहीं जान पाएगा। अब तो हमारे पास गूगल मैप आ गया है, पहले नहीं था। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी उसको 2-3 साल चाहिए, कुछ कुछ चीजें घूमेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ही देख लीजिए, बैचलर करने या यूजी करने कहीं जाते, जैसे मैं केरला में करने गई। ठीक है, तो मैं केरला की कुछ कुछ चीजें ही जान पाई ना, कहाँ पर क्या है, कोझिकोड कहाँ है, एर्नाकुलम का है, कोच्चि का है, वो तो मुझे पता है, लेकिन उसकी गलियां कहाँ कहाँ जाते, शॉर्टकट मुझे नहीं पता। लेकिन जो लोकल लोग रहेंगे उनको पता रहेगा, तो वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है वो चीज। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मुझे शॉर्ट टर्म में है, क्योंकि मुझे आवश्यकता भी नहीं है उसकी ज्यादा जानने की। तो ये बोला गया फोन नंबर, नेम्स, एड्रेस फ्रॉम व्हेन वी वर किड्स, ये हमको पता रहता है। अब आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन स्टोर मच लार्जर क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पोटेंशियली अनलिमिटेड ड्यूरेशन। ये कहती है लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, बहुत सारे नंबर में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इस कैपेसिटी इज इमेजरेबली लार्ज, कितनी लार्ज होती है कि हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपसे कुछ भी चीज पूछ दी जाए, कुछ तो इतने महान होते हैं पिछले जन्म की चीज भी याद रहती, कुछ होते हैं, पहले होते थे साधु संत लोग। ठीक है, तो ये चीज बताएगी इसमें। ठीक है, अब आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी इज द ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 फर्दर मेन टाइप, एक्सप्लेटिव जिसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, और इम्प्लिसिट जिसको प्रोसीजरल भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट का नाम ही डिक्लेरेटिव है। अब हम डिक्लेरेटिव का पढ़ेंगे, डिक्लेरेटिव होती क्या है। मेमोरी कंप्लीट कर लेंगे आज, फिर उसके बाद आप लोग जाइएगा, प्लीज 4-5 मिनट रुक जाइएगा। डिक्लेरेटिव मतलब होती है कि हम किसी चीज को नोइंग व्हाट। ठीक है, इसके पूरे जी हाँ, इज अ मेमोरी ऑफ फैक्ट एंड इवेंट एंड रिफर टू दोज मेमोरीज दैट कैन बी कॉन्शियसली रिकॉर्ड। मतलब कि हम डिक्लेरेटिव मतलब किसी भी चीज को कॉन्शियसली रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिक्लेरेटिंग के अंदर आती है। ठीक है, इट इज समटाइम कॉल्ड एक्सप्लेटिव मेमोरी since it consists of information that is explicitly stored। मतलब कि इसमें वो इंफॉर्मेशन आती है जो explicitly stored की जाती हैं और रिट्राइव की जाती है, although it is more properly a subset of explanative memory। फिर बताया गया है डिक्लेरेटिव मतलब होता है knowing what, मतलब तो आप समझ गए ना, किसी चीज को हम जानते हैं उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव, किसी भी फैक्ट्स को या इवेंट्स के बारे में। ठीक है, इसमें 2 टाइप होते हैं, एपिसोडिक और सिमेंटिक। ठीक है, अब देखिए डिक्लेरेटिव में फैक्ट्स और इवेंट है, इन्हीं के 2 टाइप बताए गए। नेक्स्ट हम आते हैं एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट टाइप कर दीजिए पूजा जी। हाँ, एपिसोडिक मतलब होता है रिप्रेजेंट आवर मेमोरी ऑफ एक्सपीरियंस। एपिसोडिक से याद रखिए, कोई एपिसोड हुआ तो वो आपने एक्सपीरियंस किया उसको। ठीक है, एंड ना स्पेसिफिक इवेंट्स, तो देखिए एपिसोडिक भी ई से है, ई से एक्सपीरियंस भी आपका, और ई से इवेंट्स भी है। ठीक है, तो जहां पर ये तीनों चीजें हैं वो एपिसोडिक के अंदर या फिर डिक्लेरेटिव के अंदर आएगा। ठीक है, इन टाइम इन अ सीरियल फॉर्म from which we can reconstruct the actual event that took place at any given point in our life। ठीक है, इट इज द मेमोरी ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट। ठीक है, कौन से इवेंट को लेती है ये एपिसोडिक मेमोरी, किसी ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट को। ठीक है, जैसे कि टाइम हो गया, प्लेस हो गया, कि कब जो है हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था, कब पुलवामा अटैक हुआ था। ठीक है, अभी ये विक्रम बत्रा वाला आया था। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था या फिर इनका बर्थडे कब था। तो ऐसे जो टाइम पे होती है हमारी ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स जो है हमारी एपिसोडिक मेमोरी रखती है। प्लेसेस हो गए, ठीक है, कि आपका ये पूछ लिया आमेर का किला कहाँ पर है। ठीक है, फिर आपका ताजमहल कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, ये सब आपका ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट जितने भी होते हैं किसी की जीवनी पर आधारित होते हैं या कुछ भी, तो वो चीज आपको जल्दी याद रहती है। ठीक है, एसोसिएटेड इमोशन मतलब कि हमारे किसी इमोशन से जुड़ी हुई मेमोरी रहती है, कि हाँ मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ गई थी, अब तो मेरे दोस्त नहीं है, ये वो, तो वो चीजें याद रहती हैं।
एंड अदर कंसेप्चुअल नॉलेज, ये सब कुछ हमारे एपिसोडिक के अंतर्गत आती है। कोई भी कंसेप्ट हमें जो याद आता है वो एपिसोडिक में आता है। दैट कैन बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। इंडिविजुअल टेंड टू सी देमसेल्फ एज एक्टर इन दिस इवेंट्स, वो क्या कहता है अपने आप को इसमें एक्टर समझता है इस इवेंट्स में। मैंने कहा कि वो जो भी चीज हुई है मेरे साथ हुई होगी, मेरे साथ भी होगी। तो टाइम प्रेस उसी के याद रहते हैं इनको, जनरली आप देखिएगा जिनसे ये ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं व्यक्ति, ठीक है, उसमें व्यक्ति अपने आप को एक्टर समझता है। एंड द इमोशनल चार्ज, आप कोई मूवी देखिए, आपको जैसे किसी को रानी लक्ष्मीबाई वाला पसंद होगा, किसी को महादेव पसंद होगा, किसी को श्री राधा कृष्ण वाला चला हुआ पसंद होगा, ठीक है, तो वो उनके इमोशन से जुड़ा है, वो अपने आप को उस कैरेक्टर में रख सकते हैं, तभी वो चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। तो इमोशनल चार्ज। फिर आता है द एंटायर कंटेक्स्ट सराउंडिंग द इवेंट इज यूजुअली पार्ट ऑफ मेमोरी। जितना भी चीज होता है इवेंट का जो कंटेक्स्ट होता है वो हमारे इस मेमोरी के अंदर आता है। नॉट जस्ट द बेयर फैक्ट ऑफ द इवेंट इटसेल्फ, मतलब कि बेयर फैक्ट्स नहीं आता, मतलब कि कुछ चीजें फैक्ट्स है वो बस नहीं, जितना एक्स्ट्रा चीज है, मतलब जितना अगर आप विस्तृत रूप से जो चीज होता है वो सब आपके एपिसोडिक मेमोरी में आता है। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी होता है ऑन द अदर हैंड इट इज मोर स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट। इसमें क्या होता है, आपके फैक्ट्स होते हैं, मीनिंग्स होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज। एपिसोडिक में हम अपने आप को ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है इवेंट्स होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस किससे आते हैं, खुद से ही आएंगे ना। सिमेंटिक में बाहर की चीजों से आते हैं। इट रिफर्स to general factual knowledge shared with other and independent of personal experience, ये personal experience से independent रहती है। and of a spatial or temporal context in which it was acquired, ठीक है। semantic memory may once have had a personal context, एक बार हो सकता है इसमें personal context, but now stand alone as a simple knowledge। ये क्या करता है, semantic का मतलब ये समझिए कि बाहर की चीजों से ज्यादा ये जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें बताया इट देयरफॉर इंक्लूड सच थिंग्स एज अ टाइप ऑफ फूड, कैपिटल सिटीज। अब देखिए कैपिटल सिटीज आपके खुद से तो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन आमेर का किला अगर आप अपने आप को रानी जैसा महसूस करते हो तो आपको आमेर का किला पता होगा कि हाँ मैं कभी, मतलब मेरा सपना है रानी बनने का, या मेरा सपना लक्ष्मीबाई बनने का, मेरा सपना ये बनने का, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को याद रखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है सेमेंटिक में आप बाहर की नॉलेज को देखते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ फूड्स कितने होते हैं, कैपिटल सिटीज, सोशल कस्टम, फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वोकैबुलरीज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स ईटीसी। मच ऑफ सेमेंटिक मेमोरी इज एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या होती है, सेमेंटिक मेमोरी एब्स्ट्रैक्ट होती है, और जो आपकी एपिसोडिक थी वो इमोशनल होती है, ठीक है, एंड रेशनल। इट इज एसोसिएटेड विद द मीनिंग ऑफ वर्बल सिंबल, ये वर्बल सिंबल से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट एक आपका लास्ट बचा होगा, फिर खत्म हो जाएगा। चंद्रकला मैम अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपका प्रोसीजरल मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी में क्या होता है, नोइंग हाउ, मतलब कि अनकॉन्शियस मेमोरी ऑफ स्किल एंड हाउ टू डू थिंग्स, मतलब चीजों को हम कैसे करें और ये अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में होता है, इसको हम प्रोसीजरल कहते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है नेक्स्ट कि हाँ नीचे आ जाइए आप, इसमें लिखा प्रोसीजरल मेमोरी इज सम टाइम रिफर किया गया इम्प्लिसिट मेमोरी because previous experience add in a performance of the task without explicit and conscious awareness of this previous experience। मतलब कि इसमें अनकॉन्शियसली चीजें रहती है, हमने चीजों का कॉन्शियस एक्सपीरियंस किया होता है लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस में जाके सेव हो जाती है, ठीक है। although it is more properly a subject of implicit memory, ये implicit memory के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐड कर लीजिए। इसमें हाउ की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिक्लेरेटिव में व्हाट की बात करते हैं, नोइंग व्हाट, और इसमें नोइंग हाउ, ठीक। अब आता है मेमोरी, अब हम जो 3 मेमोरी प्रोसेस होती है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला होता है हमारा इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज को बनाने का, मेमोरी बनाने का, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन तक चीजों को हम स्टोर करते हैं, देन रिकॉल लेटर फ्रॉम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी इसको फिर हम रिकॉल करते हैं, ठीक है। इज अ बायोलॉजिकल इवेंट बिगिनिंग विथ परसेप्शन। अब हमारी मेमोरी किससे स्टार्ट होती है, परसेप्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है। इनकोडिंग फर्स्ट स्टेप है, इनकोडिंग और रजिस्ट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग, प्रोसेसिंग, कंबाइनिंग द रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज को हम लेते हैं, आप कम्युनिकेशन का
स्टेप्स पढ़ते होंगे, तो उसमें क्या होता है, हम सेंडर होते हैं, ठीक है, सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है इन्फॉर्मेशन को, तो वैसे ही बताया गया इसमें, ठीक है। तो पहली स्टेप होती है मेमोरी की इनकोडिंग, जिससे हम चीजों को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट स्टेज, 2 स्लाइड और होगी, मुश्किल से आप लोग रुके रहिएगा, कंप्लीट करके जाइएगा। अब मेमोरी स्टोरेज, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज में क्या बताया है, इज द मोर और लेस पैसिव प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या हम ले तो लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन, अब हम उसको रिटेन कैसे करें, वो स्टोरेज के अंदर आता है, ठीक है, इन द ब्रेन, वेदर इन द सेंसरी मेमोरी, द शॉर्ट टर्म और द मोर परमानेंट इन लॉन्ग टर्म। तो स्टोरेज कहाँ होता है मेमोरी का, हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेमोरी स्टोर होने का काम करती है, ठीक है। अब बताया है, each of these different stage of human memory function as a sort of filter that has to protect us from the flood of information that confront us on a daily basis, avoiding an overload of information and helping to keep us sane, ठीक है। स्टोरेज का काम क्या होता है, चीजों को स्टोर करके रखती, जितनी आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता नहीं उसको हटा देती दिमाग से, और कहा अनकॉन्शियस में लेके चली जाती है, और हमारे दिन प्रतिदिन की जितनी मेमोरी होती है उसको स्टोर करने का काम करती है, जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट, फिल्टरेशन का काम करती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्लाइड। मेमोरी रिकॉल और रिट्राइवल। रिट्राइवल, रिकॉल और रिकलेक्शन, मतलब कि हमने जो भी चीज मेमोरी डाली थी वैसे रिसीव किया, फिर उसको क्या क्या स्टोर किया। ये पूछे आपसे क्वेश्चन कि मेमोरी प्रोसेस में कौन से तीन स्टेप आते हैं, तो पहला होता है इनकोडिंग या रिसीविंग जिसको कहते हैं, दूसरा होता है स्टोरेज, फिर उसके बाद होता है रिट्राइवल, ठीक है। तो रिट्राइवल मतलब कहता है कमिंग बैक द स्टोरेज इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू सम क्यू फॉर यूज इन प्रोसेस और एक्टिविटी। इसका काम क्या है, अगर हमें जरूरत पड़ती है किसी चीज का तो ये रिकॉल करने का काम करती है। refers to the subsequent reaccessing of event information from the past which has been previously encoded stored on the brain। ये पास्ट से कोई इन्फॉर्मेशन लेने का काम करती है जो पहले स्टोर की गई थी ब्रेन में, अभी हम स्टोर करने का काम कर रहे हैं सारे टेक्स्ट बुक को, फिर हमको जेरॉक्स में काम आया तो हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम मेमोरी रिसीव किया, अभी आप मेमोरी रिसीव कर रहे हो लेक्चर के थ्रू, ये लेक्चर है, ये मेमोरी आप रिसीव कर रहे हो। आप जब आप पढ़ोगे तो मेमोरी स्टोर करने का काम करोगे, आप एग्जाम दोगे तो मेमोरी रिकॉल होगी, ठीक है। ड्यूरिंग रिकॉल द ब्रेन रिप्लेस अ पैटर्न ऑफ neural activity that was originally generated in the response of particular event, ठीक है। The brain perception of real event, ये क्या करता है, जो परसीव करते हैं रियल इवेंट से वही हमको दोबारा रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड एक बार। हाँ, इसमें बताया इट इज नोन एज रिमेम्बरिंग, किसी को हम रिमेम्बरिंग कहते हैं, ठीक है, जो हमारे रिट्राइवल है उसी को हम रिमेम्बरिंग कहते हैं। अब आता है बिकॉज ऑफ द वे मेमोरीज आर इनकोडेड एंड स्टोर, जिस वे से हम मेमोरी को स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मेमोरी रिकॉल इज इफेक्टिवली ऑन द अदर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या करती है, जैसे हम किसी को करते हैं वैसे ही दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। फिर बताया गया मेमोरीज आर नॉट स्टोर्ड इन आवर ब्रेन लाइक बुक्स ऑन द लाइब्रेरी सेल्फ, ठीक है, ये हमारे जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती है ना वैसे स्टोर नहीं होती, और इवन एज अ कलेक्शन ऑफ सेल्फ कंटेंट रिकॉर्डिंग पिक्चर्स, बट मे बी बेटर थॉट एज अ काइंड ऑफ कॉलेज और अ जिसका पजल, ये पजल की तरह रहती है हमारे ब्रेन में, ठीक है, और कोलाज की तरह बनी रहती है और पजल की तरह होती है, इन्वॉल्विंग डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर इन डिस्परेट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट में रहती है जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एसोसिएट होते हैं और न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, ठीक है। तो बताया गया सेल्स की तरह नहीं लगी होती कि हम ढूंढ ले तुरंत मिल गया, ये पजल की तरह होती है, हमको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है, नेक्स्ट स्लाइड आपके यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपके 4 टॉपिक आज कंप्लीट है, ठीक है। कौन कौन सा कंप्लीट हो गया, परसेप्शन, सेंसेशन, अटेंशन और मेमोरी। कल परसों आपका 2 दिन का टॉपिक है डिसऑर्डर्स बचे हुए हैं, फीलिंग और लर्निंग, 2 चीज और बची, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, आप लोग को समझ में तो आया ना आज का। टाइप्स पूछ सकता है, टाइप्स याद रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कविता जी कि आप शांति पाठ करा दें। जी मैम। हेलो, हाँ, ओके जी। सभी लोग हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, एक लंबी गहरी सांस,
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से अपने दोनों हाथों पर रख दीजिए, अपनी आंखों पे रखिए। Slowly blink your eyes, slowly open your eyes. Thank you very much. Thank you, Meenakshi.